हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से हूँ। आज हम इतिहास विषय में बीए पाठ द्वितीय के राजस्थान के इतिहास पुस्तक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे आज का जो टॉपिक है, चर्चा का टॉपिक है, उसका नाम है राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल एवं उनकी विशेषताएं। आज की वीडियो के पहले हमने 2 अन्य वीडियो देखे हैं जो कालीबंगा और आहट सभ्यता के ऊपर हमने बनाए हैं। उन पर हमने वीडियो पर चर्चा की थी। आज का जो हमारा वीडियो है वो है गणेश्वर सभ्यता के ऊपर। तो गणेश्वर सभ्यता, इसमें मैंने आपके स्क्रीन पे सारा दे रखा है। ये नीम का थाना सीकर में है और कांतली नदी के किनारे है। ताम्र सभ्यता है। ये भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होता है गणेश्वर। या ये कह सकते हैं हम कि ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। भारत में सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण यहाँ पर मिले हैं और इसका उत्खनन करता है R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। सर्वप्रथम इसने 1977 में इसका उत्खनन कार्य किया और इसका काल जो माना गया था रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। अब गणेश्वर सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ ताम्र उपकरण मिले हैं, बाण ग्रे, चूड़ियाँ, फारसे, कुल्हाड़े, मछली पकड़ने का कांटा। ये लाइन आप ध्यान रखें, मछली पकड़ने का कांटा ये तांबे का था। इसमें भी कई बार क्वेश्चन आया है कि मछली पकड़ने का जो तांबे का कांटा है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गणेश्वर सभ्यता से। तीर, सुइयाँ और भाले, ये सब जो है तांबे के निर्मित थे। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी इसकी? इसमें 99% जो है ये तांबे के होते थे, अर्थात मतलब इसमें कोई धातु नहीं मिलाई जाती थी। या हम ये भी कह सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के लोग इस मिश्रण से या अन्य धातुओं से के मिश्रण से परिचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त हम मकानों के बारे में यदि बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की, तो यहाँ पर ईंटों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया। ये जो मकान मिले हैं ना वो पत्थरों से निर्मित मिले हैं। मृदभांड जो मिले हैं उन्हें कृपणवर्णी मृदभांड कहा गया है। भारत में पहली बार ताम्र उपकरण, देखिए मैंने इसमें मेन मतलब मोस्ट करके आप भी देखिएगा कि भारत में पहली बार ताम्र उपकरण एक स्थान या एक ही साथ किसी स्थान पर प्राप्त हुए हैं, तो वह है गणेश्वर। इस संस्कृति से प्राप्त दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन गणेश्वर को अधिक महत्वपूर्ण बना देती है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन, ठीक है। यहाँ के निवासी कैसे थे? मांसाहारी। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे और माना जाता है कि गालव ऋषि इसी स्थान पर तपस्या करते थे। तो ये मैंने मोटे मोटे आपको पॉइंट्स बताए थे गणेश्वर सभ्यता के, संस्कृति के। इसके बाद हम और भी गणेश्वर सभ्यता के ऊपर चर्चा करते हैं। जो गणेश्वर सभ्यता, जैसे अभी मैंने बताया, ताम्र संस्कृति थी और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सीकर जिले के गणेश्वर नामक स्थान पर खड़े टीलों में खोदी गई इकाइयों से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं और इसे ताम्र संस्कृति भी कहते हैं। राजस्थान में भी मानव सभ्यता का दूसरा चरण मध्य पाषाण काल के प्राप्त औजारों से प्रारंभ होता है। गणेश्वर से भी न्यून मात्रा में ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। अभी जैसे मैंने अभी पहले भी बताया आपको, गणेश्वर में तांबे के उपकरण बहुतायत से मिले हैं। इस कारण इस क्षेत्र में खेतड़े का ताम्र भंडार रहा था और आधुनिक खोज से ये प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी के निवासियों को भी तांबे की जो पूर्ति थी वह खेतड़ी के द्वारा ही होती थी। इसमें मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं 2 प्रकार की परंपरा को प्रकट करते हैं। एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति की परंपरा
अथवा प्राचीन राजस्थान की शिल्पकला को दिखलाने वाले हल्के लाल रंग वाले पतले बर्तन, जिन पर हल्की सी काली और सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई। और दूसरा, लाल चिकनी मिट्टी के मजबूत बर्तन, जिन पर विशिष्ट चित्रकला है। इन बर्तनों के अलावा देहाती बर्तन भी हैं। गणेश्वर के इन मिश्रित बर्तनों की आकृतियाँ भी कई हैं। जैसे इनको 6 कोटि में रखा गया है। इन बर्तनों को संग्रहण के लिए मर्तबान, कलश, तसले, प्याले, ढक्कन, हांडी। कलश के गर्दन और मुंह के मध्य पकड़ने के हत्थे लगे हुए हैं। प्यालों के एक समूह के आधार पर टांगे हैं। इसी प्रकार कुछ तसलों पर भी क्षितिज है। ये प्याले और तसले चौरस, चक्रिक और छल्ले का आकार लिए हुए हैं। शेष ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियों में ऐसे बर्तन नहीं पाए जाते। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि कौन से बर्तन यहाँ पाए गए हैं। हैंडल वाले, चौरस, चक्रीय और छल्ले का आकार लिए हुए। यहाँ के पशु पक्षियों को भी 3 भागों में रखा गया है। घरेलू पशु, जिसमें गाय, बैल, बकरी, सुअर, कुत्ता, गधा, मुर्गा। नगर, और दूसरा है नगर क्षेत्र के समीप या घरों में रहने वाले सुअर। और तीसरे में है जंगली जानवरों में खाए जाने योग्य नील गाय, हिरण, कलंगी वाली बतख, खरगोश, बनेला सुअर, मछली आदि। गाय, मछली, भेड़, बकरी, वन्य पशुओं से प्राप्त अस्थियों पर चोट के निशान और अस्थि मज्जा रहित अस्थियों से स्पष्ट है कि संस्कृति के लोग मांसाहारी थे। भवन इसकी कैसे बनते थे? गणेश्वर की इमारतें अवशेषों में मिट्टी के बने चबूतरे, हिस्से संग्रहण के गड्ढे, फर्शों और छिद्रों की जगह के साथ साथ इसमें लकड़ी का प्रयोग स्पष्ट रूप से झलकता है। तो ये थी हमारी गणेश्वर सभ्यता। अब बेराट सभ्यता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बेराट सभ्यता के ऊपर, ये बेराट सभ्यता कहाँ पर प्राप्त हुई है हमें, आप इसमें मेरे वीडियो में देखिए। बेराट सभ्यता, ये बेराट सभ्यता आपकी है बाणगंगा ताला नदी के ऊपर है। ये जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसे विराट नगर, विराटपुर भी कहा गया है और ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। पांडवों ने अपना यहाँ 1 वर्ष जो अज्ञातवास का था वो यहाँ व्यतीत किया और यहाँ पर मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा भी मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। बेराट की बीजक डोंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भारभू शिलालेख खोजा। ये भी आपके एक जीके का क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी से कैप्टन बर्ग ने अशोक का शिलालेख खोजा भाभू? तो बीजक की पहाड़ी से। किसने खोजा? कैप्टन बर्ग ने खोजा। और किसका शिलालेख था? अशोक का। तो और उस शिलालेख का नाम क्या था? भारभू शिलालेख। तो ये कितने सारे क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। तो यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। सभी अवशेष मौर्यकालीन माने गए हैं। माना जाता है कि हुण आक्रांता मेहरकुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। भवन निर्माण के लिए पकाई गई ईंटों का अधिक प्रयोग किया गया। यहाँ पर एक खंडहर नुमा भवन मिला है जिसमें 6 से 7 कमरे हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये खंडहर किसी बौद्ध मठ का है। और यहाँ 36 मुद्राएं मिली है जो मिट्टी के भांड मतलब बर्तन में कपड़े से बंधी हुई प्राप्त हुई हैं, जिनमें 8 तो पंचमार्क है और शेष 28 यूनानी और भारतीय शासकों की है। पाषाण उपकरण भी मिले हैं। पत्थर से बनी हुई थालियाँ व छोटी संदूकें प्राप्त हुई है। मठ में जो खंडहर प्राप्त हुए हैं उससे बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें कपड़ा, जिस कपड़े में मुद्राएं बंधी हुई थी वह सूती कपड़ा था और वह हाथ से बुना गया था। भांड, मृदभांड और मृतकृतियाँ भी अलंकृत है। कुछ पर रोचक ढंग से स्वास्तिक और त्रिरत्न के चिन्ह मिले हैं। पात्र, आकार कलर पात्र के नाम से जाने जाते थे। ये भी एक आपके पास क्वेश्चन है कि पात्र किस नाम से जाने जाते थे? आकर कलर पात्र के नाम से। और भारभू शिलालेख कहाँ संग्रहित है? कोलकाता में संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसका सर्वप्रथम बेराट सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। और सवाई राम सिंह द्वितीय ने बेराट के उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया और वैसे इसके उत्खनन करता है दयाराम
सहानी। अब आप इस अपने वीडियो में देखिए, मैंने एक चित्र सा बना रखा है। 3 पहाड़ियाँ हैं इसमें। पहली पहाड़ी बीजक पहाड़ी है, दूसरी गणेश डूंगरी है और तीसरी भीम डूंगरी है। तो जैसे भीम डूंगरी तो भीम के द्वारा बनाई गई थी और इसमें महाभारत के अवशेष मिलते हैं, लेकिन इसमें जो मेन आपकी पहाड़ी थी वह है बीजक पहाड़ी। अब बीजक पहाड़ी से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? एक तो भाभू शिलालेख, इसको 1837 में कैप्टन रॉबर्ट बर्ड ने ढूंढा था और इसको बूस्टोफिदन शैली में ये खुदा हुआ है। ये भी आपका एक प्रश्न हो गया कि बूस्टोफिदन शैली में क्या है। तो बूस्टोफिदन शैली में भाभू का शिलालेख खुदा हुआ है। धम्म संघ बुद्ध के बारे में भी इसमें लिखा है। गो हत्या पर इसमें लेख लिखा हुआ है। अशोक को मगध का राजा इस शिलालेख में कहा गया है, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही साथ इस बीजक जो पहाड़ी है, इसमें एक सोने का कलश भी हमें मिला है, जिसमें गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष माने गए हैं। 1999 में बौद्ध विहार व स्तूप हीनयान शाखा से, हीनयान और महायान 2 शाखाएं थी ना, तो हीनयान शाखा के मिला है और मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बेराट सभ्यता। अब आगे हम बेराट सभ्यता को और अच्छे से देखेंगे कि बेराट कस्बे के चारों ओर टीले बने हुए हैं, जिसमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी और महादेव जी की डूंगरी पुरातत्व महत्व की है। इस कस्बे का तथा पूर्व में विराटनगर का उल्लेख महाभारत में कई बार हुआ है। ईंटें यहाँ की जो है अलग अलग प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई है। इसका उपयोग चबूतरे, मठों, स्तूपों और मंदिरों को बनवाने में किया गया था। फर्श पर पक्की टाइलें लगी हुई है। सबसे मेन विषय तो यह है कि यहाँ पर बहुत अधिक पत्थर पाए गए थे, परंतु यहाँ ईंटों का प्रयोग अधिक किया गया है और ये जो ईंटें हैं सिंधु घाटी के मोहनजोदारो से मिलती जुलती है। मठ और मंदिर के अवशेष भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। एक मठ में 6 से 7 छोटे कमरे रहे थे। कमरों में जाने के लिए तंग मार्ग, गोदाम और चबूतरे इस मठ के अन्य भाग थे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए एक मंदिर की संरचना भी यहाँ से प्राप्त हुई है और इस मंदिर की फर्श पर ईंट जड़ी हुई है। द्वार एवं किवाड़ लकड़ी के बने हुए हैं। मंदिर से मिट्टी की पशु मूर्तियाँ, खप्पर, धूपदानी, थालियाँ आदि मिले हैं। अशोक स्तंभ भी यहाँ से मिला है। 2 स्तंभ लेख, एक तो बेराट टाबू लेख है और यहाँ से मिला है। खुदाई स्थल के दक्षिण में चुनार पत्थर के पालिशदार टुकड़े और कई साधारण पत्थर के टुकड़े, जिनमें किन्हीं पर सिंह की आकृति मिली है, वो यहाँ से मिले हैं। तो जो पंडित गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो मानते हैं कि इस स्तंभ मेहरुकुल के आक्रमण के फलस्वरूप 510 ईस्वी से 540 ईस्वी के मध्य तोड़े गए होंगे। रजत मुद्राएं भी यहाँ मिली हैं। कमरे से 36 मुद्राएं मिली है और 8 पंचमार्क और शेष 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय हैं। अन्य वस्तुएं भी यहाँ प्राप्त हुई है। पहले निवास स्थान में धूसर चित्र मृदभांड, दूसरे निवास स्थान में कृष्ण मार्जित मृदभांड और तीसरा निवास काल ईसा की आरंभिक शताब्दियों से संपर्क रखता है। मृदभांडों में अलंकृत घड़े, जिन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं, यहाँ से मिले हैं। मिट्टी के वस्तुओं में दीपक, नाचता हुआ पक्षी, मटके, लोटे, कटोरे आदि भी मिले हैं। पाषाण उपकरण भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ पत्थर से बनी हुई थालियाँ और छोटे संदूक प्राप्त हुए हैं। लौह उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इस समय यहाँ बस्ती के निवासी 3 स्तर स्थापित करे हैं। मंदिर के किवाड़ों पे लगी कीलें, कब्जे, ये सब क्या है, लोहे के बने हुए थे। वस्त्र उद्योगों के बारे में भी कह सकते हैं कि जिस कपड़े में मुद्रा बंदी हुई मिली थी, वह कपड़ा हाथ से बनी रुई का था। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है कि यहाँ के निवासी वस्त्र बुनाई कला को जानते थे। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो राजस्थान में हमारी सभ्यता और संस्कृति है, इनका एक अपना ही एक इतिहास रहा है और यहाँ प्राप्त होने वाली वस्तुओं से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है।
आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।